हे एवरीवन, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आपका सामना एक ऐसे इंसान से हुआ होगा जो बेहिसाब पैसे खर्च करता होगा। जो चीज पे आप पैसे बचाने का सोचते होगे वो उसी चीज पे पैसे खर्च करता होगा। इनफैक्ट वो ऐसी चीजें खरीदता होगा जिसे आप शायद कभी ना खरीदो, और शायद इसी वजह से आप ऐसे इंसान को क्रेजी मतलब कि बहुत ही ज्यादा पागल इंसान कहते होगे। लेकिन सच तो ये है कि जब बात पैसों की आती है तो कोई भी इंसान क्रेजी या पागल नहीं होता है। क्योंकि देखो, जब बात पैसों की आती है तो जो चीज आपको क्रेजी लगती होगी वही सेम चीज उस इंसान के लिए सेंस बनाती होगी, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। देखो, हम सबकी लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग टारगेट्स होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और दूसरा इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। देखो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम सब अपनी लाइफ में भली अलग अलग तरीके से लेकिन सेम एक्सपीरियंस के साथ ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। एंड स्पेशली इसलिए जब बात पैसों की आती है तो जो चीज आपको क्रेजी लगती है वो शायद दूसरे इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिबल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मोरओवर, जब बात पैसों की आती है तो उससे रिलेटेड हम जो भी डिसीजन लेते हैं तो वो बेसिकली हम अपने एक यूनिक एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस जो उस टाइम पे उस सिचुएशन को और उस डिसीजन को बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बनाता होगा। एग्जाम्पल, हम में से कई लोग उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझते हैं जो लॉटरी खरीदते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप नोटिस करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लॉटरी बेसिकली वो लोग खरीदते हैं जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और जिन्हें हर रोज अपने डेली के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए ये लोग लॉटरी इस उम्मीद से खरीदते हैं कि इनकेस अगर उनका लक चल गया और उन्हें एक ह्यूज अमाउंट वाली लॉटरी लग गई तो उसकी हेल्प से वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बना सकेंगे। इसलिए आप समझ गए होंगे कि अगर लॉटरी खरीदना आपको क्रेजी लगता है तो वही लॉटरी दूसरों लोग के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिबल चीज लगती है। इसलिए इस पूरे पॉइंट से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब बात पैसों की आती है तो ये बात समझ लो कि नो वन इज क्रेजी। ये था पैसों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने आपको मॉर्गन हॉजल की लिखी हुई इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताया। अभी आगे इस वीडियो में मैं इसी बुक के 2 और इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा, जिसमें लास्ट लेसन में मैं आपको वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न्स को अचीव कर सकोगे। इसलिए अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, सो दैट आप वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी को सीख सको। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। देखो, जब पैसों का जिक्र होता है ना तो कई बार लक फैक्टर और रिस्क फैक्टर का भी जिक्र होता है। जब कोई इंसान पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है तो हम उसे बहुत ही ज्यादा लकी समझते हैं। लेकिन जब किसी इंसान का बहुत ज्यादा पैसा किसी चीज में डूब जाता है तो हम इसे बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि लक और रिस्क एक सिबलिंग की तरह है, मतलब कि एक भाई बहन की तरह है जिनका लाइफ के हर एक आउटकम में होना फॉर्चुनेट है, और ये सारी चीजें डिपेंड भी करती है हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स के ऊपर। एग्जाम्पल, बचपन में बिल गेट्स पढ़ाई करने के लिए लेक साइड नाम के स्कूल में जाते थे। अब ये स्कूल की खासियत ये थी कि उस टाइम पे ये ओनली स्कूल था जहां कंप्यूटर था और सिखाया जाता था, और शायद इसी वजह से बचपन से ही कंप्यूटर को लेके बिल गेट्स और उनके फ्रेंड पॉल एलन बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे, इतने ज्यादा कि वो हर वक्त उसी कंप्यूटर रूम में रहना पसंद करते थे। अब देखो, यूएस में 80 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 2,70,000 लोग वॉशिंगटन में रहते हैं, जिसमें से 1 लाख लोग उस सेटल एरिया में रहते हैं जहां वो लेक साइड स्कूल था, और जिसमें से हर साल सिर्फ 300 बच्चे उस स्कूल में पढ़ पाते हैं। मतलब 1 आउट ऑफ मिलियन बच्चे लकी होते हैं जिन्हें उस स्कूल में पढ़ने मिलता है, और उन्हीं लकी में से एक बच्चे बिल गेट्स भी थे। अब बात करते हैं केंट इवांस के बारे में, जो उसी स्कूल में पढ़ते थे और जो बिल गेट्स से बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, और जिन्हें भी बिल गेट्स और पॉल एलन की तरह कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद दोनों की दोस्ती टूट गई, जिसका अफसोस बिल गेट्स को आज भी है। इनफैक्ट अपने कई इंटरव्यू में बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि अगर उनकी फ्रेंडशिप टूटी नहीं होती तो आज केंट माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम उम्र में, या यूं कहूं ग्रेजुएशन से पहले, एक लैंडस्लाइड में केंट इवान की मौत हो गई। अब देखो, यूएस में ना 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग हर साल लैंडस्लाइड में मरते हैं, जिसमें से स्टूडेंट की मौत के चांसेस 1 आउट ऑफ मिलियन होते हैं। अब इस दोनों स्टोरी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने को मिलती है, जहां बिल गेट्स बहुत ही ज्यादा लकी थे क्योंकि उन्हें उस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और जिनका एंड एक गुड वे में हुआ बाय डेवलपिंग माइक्रोसॉफ्ट। वही केंट इवान बहुत ही ज्यादा रिस्की इंसान थे क्योंकि उन्हें भी सेम स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उनका एंड सेम नहीं हुआ। इसलिए स्टोरी के थ्रू ऑथर हमें यह समझाना चाहते हैं कि रिस्क और लक का लाइफ में होना बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है।
आपको अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से बिल गेट्स देखने को मिलेंगे जिसकी लाइफ में एक ऐसा कैंट तो जरूर था जो स्किलफुल तो था लेकिन लकी नहीं था। इसलिए हम स्पेशली जब किसी इंसान की फाइनेंशियल सक्सेस को जज करते हैं तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि गुड और बैड करके कोई भी चीज नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं। जब हम किसी भी इंसान को फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल देखते हैं तो हम उसे लकी समझते हैं, लेकिन जब हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की बात आती है तो हम उसे लक से कंपेयर नहीं करते क्योंकि वो चीज हमें डिमोरलाइज कर देती है। सिमिलरली दूसरों के फेलियर को हम बैड डिसीजन का टैग देते हैं, लेकिन जब बात खुद के फेलियर की आती है तो हम उसे बैड रिस्क का टैग देते हैं। देखो आज एक बात एकदम अच्छे से आप समझ लो, अगर अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप अपनी लक को देते हो तो अपने फेलियर का क्रेडिट भी आपको अपने रिस्क को देना होगा, ऐसा रिस्क जिसकी वजह से आपने बैड डिसीजन लिए। इसलिए जितना जरूरी हमारे लिए सक्सेस फैक्टर को मालूम करना है उतना ही जरूरी हमारे लिए उस रिस्क फैक्टर को और उसके पीछे के एक्चुअल गलत डिसीजन को मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेसन नंबर 3, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। 2000 से भी ज्यादा बुक्स वॉरेन बफेट की लाइफ के ऊपर लिखी गई है, लेकिन बहुत ही कम बुक में यह इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जिक्र किया गया है कि वॉरेन बफेट की वेल्थ इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं बनी है, बल्कि वॉरेन बफेट आज इतने ज्यादा अमीर बने हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 साल की उम्र में किया था और इस सेंचुरी के पिछले 3 क्वार्टर से वो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते हुए आए हैं और इसी कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें एनुअली 22% का बहुत ही अमेजिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलते हुए आ रहा है और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से वो एक बिलियनियर बने। अब अगर मान लो कि वॉरेन बफेट बचपन से इन्वेस्टमेंट नहीं करते और एक नॉर्मल पर्सन की तरह माइंडसेट रखते, मतलब कुछ टाइम के बाद वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू तो करते, लेकिन जब उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलता तो वो उसे एक्सेप्ट करके इन्वेस्टमेंट रोक देते और शायद 60 की एज के बाद वो रिटायर भी हो जाते। अब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से क्या आपको पता है आज के टाइम पे उनकी वेल्थ कितनी होती है? सिर्फ $11.9 मिलियन, जो उनकी आज की वेल्थ से ऑलमोस्ट 99.9% कम है। इसलिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट की स्किल हो, लेकिन उनके सक्सेस के पीछे का एक्चुअल रीजन था टाइम। अब बात करते हैं जिम सिमंस के बारे में, जो हैश फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजी के हेड है। ये 1988 में उनका एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न था 66%, जो अपने ही आप में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके आसपास आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी नहीं पहुंच पाए। अगर वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कंपेयर करूं तो जिम सिमंस के कंपेयर वो 1/3 है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं जिम सिमंस के वेल्थ के बारे में तो वो है सिर्फ $21 बिलियन। अब हो सकता है आप सोच रहे होगे कि जब जिम सिमंस का इन्वेस्टमेंट रिटर्न इतना ज्यादा है 66%, तो उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट 75% टाइम वॉरेन बफेट के कंपेयर कम क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है टाइम, कंसिस्टेंसी और स्मॉल ग्रोथ। देखो जैसा कि मैंने कहा कि वॉरेन बफेट ने बचपन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन जिम सिमंस ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था 50 साल की उम्र में। अगर वॉरेन बफेट की कंपेयर जिम सिमंस भी बचपन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते और अगर वो बचपन से ही 66% का एनुअल रिटर्न को जनरेट कर लेते, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज के टाइम पे उनकी वेल्थ कितनी होती? अपनी सांसों को रोक लीजिए, क्योंकि जो नंबर अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपके होश उड़ा देगा। वो नंबर है 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन, $160,000। ये सच में बहुत बड़े इम्प्रैक्टिकल टाइप नंबर है, लेकिन ये नंबर बता के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप एक बहुत ही अर्ली एज से स्मॉल कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे तो आप इस टाइप के नंबर को भी अचीव कर सकते हो। इसलिए अगर आप वॉरेन बफेट की तरह एक ग्रेट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिलियनियर बनना चाहते हो, तो बड़े बड़े हाई रिटर्न पे फोकस मत करो, क्योंकि वो एक ट्रेंड की तरह है जो हो सकता है कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। उसकी जगह पे एक स्मॉल लेकिन एक रेगुलर एनुअल रिटर्न पे फोकस करो जो आपको कंटिन्यूसली लाइफ टाइम मिलते रहेगा, क्योंकि यही एक स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से कंपाउंडिंग ऑफ मनी इतनी ज्यादा बिग और ह्यूज बनती है। सो टू कंक्लूड, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको मॉर्गन हॉजल की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें, सो दैट वो सभी भी पैसों से रिलेटेड इन इंपॉर्टेंट लेसन को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे। और इस बुक में ऐसे और भी इंपॉर्टेंट लेसन है जिसकी हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही ज्यादा बेटर बना सकते हैं। इसलिए अगर आप वो सारे लेसन और इन लेसन को भी और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो।
अप टू एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं, और अगर करते हो तो किस टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।